नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मिला लाभ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित उत्तर में दी जानकारी। कहा, अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि खातों में की गई ट्रांसफर। देश में आम के उत्पादन में शानदार वृद्धि। पिछले 10 वर्षों में 12% से अधिक का इजाफा। 2022-23 में 207 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुआ आम का उत्पादन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी जानकारी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 692 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं को दी मंजूरी। इन परियोजनाओं में से 4 उत्तर प्रदेश और बिहार में सीवेज प्रबंधन से संबंधित। समिति ने 60 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजना तैयार करने की परियोजना को भी दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की खरीफ सीजन की समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री फसल बीमा की तारीख 10 अगस्त तक बढ़ाई गई। अधिक से अधिक किसानों का बीमा कराने पर जोर। कम वर्षा से प्रभावित जिलों में किसानों को अरहर, उड़द तथा मूंग आदि के बीजों की मिनी किट की जाएंगी वितरित। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि पीएम किसान एक केंद्रीय योजना है और इसका उद्देश्य देश भर में खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने कहा कि देश में आम का उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 12.7% बढ़कर 2013-24 में 184 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 207 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। ये जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत आम, अमरूद और मैंगोस्टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वर्ष 2020-21 में विश्व उत्पादन का लगभग 44% है। तोमर ने कहा कि सरकार द्वारा आम के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने और किसानों को उनके नुकसान को कम करने के बारे में शिक्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 50वीं बैठक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां लगभग 692 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 7 परियोजनाओं में से 4 उत्तर प्रदेश और बिहार में सीवेज प्रबंधन से संबंधित है। एनएमसीजी ने अब तक लगभग 38,126 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 452 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 254 पूरी हो चुकी हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश में सीवेज प्रबंधन के लिए 661.74 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें हाइब्रिड इन्यूटी मोड के तहत इंटरसेप्शन और डायवर्जन कार्यों के साथ साथ लखनऊ में 100 मिलियन लीटर प्रतिदिन एसटीपी का निर्माण शामिल है। बिहार के रक्सौल शहर के लिए 50वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक में पिपरा घाट नाले और छटिया घाट नाले में आईएनडी कार्य के साथ साथ उसका लाभ लेने के लिए 74.64 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2 एसटीपी को भी मंजूरी दी गई। ये परियोजना सिरसिया नदी में प्रदूषण को कम करेगी, जो नेपाल से निकलती है और पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में बिहार में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खरीफ सीजन की समीक्षा बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा की तिथि 10 अगस्त तक बढ़ाए जाने के बाद किसानों का अधिक से अधिक बीमा कराए जाने पर जोर दिया गया।
खरीफ 2023 मौसम में क्रियाशील केसीसी के सापेक्ष अब तक हुए बीमा कवरेज, पात्र किसानों को नया किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी की समीक्षा की गई। उन्होंने अल्प वर्णन से प्रभावित जिलों में बीजों के मिनी किट वितरण की तैयारियों को भी जानकारी दी। कृषि भवन लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर में कृषि बीमा में संलग्न वर्कर्स के साथ बीमा की अद्यतन स्थिति को लेकर समीक्षा करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को आपदा से राहत मिल सके, इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध करने पर 10 अगस्त तक बीमा कराने की तिथि बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि आपदा से फसल प्रभावित होने पर बीमा कंपनी से भरपाई की जा सके, इसके लिए लगभग 40 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का इस सीजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में किसानों के विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 14 जनपद जो कम वर्षा से प्रभावित हैं, वहां किसानों को अरहर, उड़द तथा मूंग आदि के बीजों के मिनी किट वितरित किए जाएंगे ताकि किसान अपने खेतों में समय से आच्छादन कर सके। इसके लिए लगभग 1.5 लाख मिनी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देश में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार बीजीय मसाला अनुसंधान पर जोर दे रही है। इसके लिए मसालों की खेती को प्रोत्साहन देकर निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023 में 31,761 करोड़ रुपए के मसालों का देश में निर्यात हुआ है। देश में बीजीय मसालों के शोध, अनुसंधान व निर्यात को बढ़ावा देने के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की ICAR के राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विनय भारद्वाज से। किसानों का उत्पादन बढ़ाने में बीजों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और इसी को ध्यान में रखते हुए ICAR के राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विनय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं इनसे किस तरह बीजों को तकनीकी रूप से प्रसारित और प्रचारित कर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। सर, बीजों की बात करें तो गुणवत्ता आधारित बीज हमेशा उत्पादन का आंकड़ा बढ़ाते हैं और इसी का किसानों को महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके अनुसंधान की बात करें तो आपके केंद्र में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखी जाती है ताकि किसानों को फायदा मिले? हमारे केंद्र में 10 मेजर बीजीय फसलों पे हम अनुसंधान कर रहे हैं, जिनमें जीरा, फेनुग्रीक और मेथी और उसके साथ साथ कोरिएंडर, धनिया, ये मुख्य फसलें हैं। परंतु क्योंकि अगर हम टोटल एक्सपोर्ट की बात करें जो इस कंट्री से बीजों का हो रहा है या स्पाइसेस का हो रहा है, तो लगभग 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। उनमें अकेला जीरा लगभग 4,000 करोड़ का बिजनेस पार कर रहा है और इस वर्ष में जीरे का रेट जिस तरह से छलांग लगाई है, ये और भी महत्वपूर्ण होने लगा है। इस संस्थान ने बहुत सारे तकनीक्स दी हैं, उनमें से एक तकनीक है जिसमें बिना किसी रसायन के हम किस तरह से उपज, जीरा की उपज ले सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग 6 अलग अलग अवस्थाओं में लगभग 8 अलग अलग फॉर्मुलेशंस का स्प्रे करते हैं और कोई भी किसान उस तकनीक को यूज़ करके बिना रसायन के जीरा का उत्पादन कर सकता है। ये जो तकनीक है ये हमने लगभग 65 हेक्टेयर में वैलिडेट की है और आज के समय में लगभग आप मानेंगे कि अगर टोटल प्रोडक्शन का 20% जो उत्पादन है वो बिना किसी खाद के, बिना किसी रसायन के ऑर्गेनिक तरीके से क्यूमिन की प्रोडक्शन से हो रहा है। बीजों का उत्पादन का मामला हो या इनका प्रसंस्करण करके और इनका रोजगार, व्यापार हो, कारोबार की संभावनाएं बढ़ाने का मसला हो, तो कितना महत्वपूर्ण है इस तरह की चीज़ों में युवाओं के लिए रोजगार? जैसे स्टार्टअप्स को डेवलप करने की बात है तो बहुत सारा इसमें संभावनाएं हैं। अगर एक छोटा सा स्टार्टअप भी हमारे इस तरह के उत्पादों को, जिनमें से आप पाएंगे बहुत सारे उत्पाद हमने यहाँ डिस्प्ले भी कर रखे हैं जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें RTS हैं, जिसमें हमारे बिस्किट्स हैं जिनको कि आप मिलेट्स के साथ यूज़ करके बना सकते हैं। तो ना केवल आप व्यापार बल्कि और दूसरी संभावनाएं भी पाएंगे। मैं बात करना चाहूँगा, एक छोटा सा उदाहरण है हमारे पास एक क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग का। कोई भी व्यापारी, जैसे हमने ये कुछ छोटे एंटरप्रेन्योर्स को इसकी टेक्नोलॉजी दी है, अगर एक 10 लाख 15 लाख का एक छोटा सा यूनिट लगा ले तो वो अपने मसालों को बहुत सारे विदेशों में बेच सकता है। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर के निदेशक डॉक्टर विनय भारद्वाज, जिनका मानना है कि कृषि में बीजों का महत्वपूर्ण स्थान हमेशा से रहा है और यही वजह है कि ICAR न केवल बीजों के शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है बल्कि इनका प्रसंस्करण कर इनके निर्यात और कारोबार को बढ़ाकर युवाओं को इससे जोड़ने का संकल्प भी ले रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देकर देश में किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से शिक्षण व प्रशिक्षण देकर युवाओं को इस क्षेत्र में हुनरमंद बनाया जा रहा है, इस विषय पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक कृषि शिक्षा डॉक्टर RC अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। देश में कृषि विकास के लिए भारत सरकार लगातार तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दे रही है और उसी संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के नेशनल डायरेक्टर और ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जिस तरह ड्रोन को लेकर भारत सरकार संवेदनशील है और संजीदा होकर काम कर रही है और आपने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है, भविष्य की कृषि हम देखें तो किस तरह की होगी ड्रोन तकनीक को आप बढ़ावा दे रहे हैं? हम लोगों ने इसमें बहुत सारे डिप्लोमा शुरू किए हैं। पायलट ट्रेनिंग के लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं यूनिवर्सिटीज़ में और इसमें बहुत सारे बच्चे आ भी रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। उसका हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाया है ट्रेनिंग के लिए, मैनुअल्स बनाए हैं इसके लिए, बहुत सारा टेक्स्ट मटेरियल बुक्स बनाई हैं हम लोगों ने। और इसमें एक क्योंकि भारत सरकार इसको इतना प्रोत्साहित कर रही है इसको आगे ले जाने के लिए, तो इसके लिए हम लोगों ने कृषि शिक्षा में भी इसका समावेश किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में हो कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम जो भी हमारी इस तरह की तकनीकियाँ हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, चाहे वो ड्रोन की है, रोबोटिक्स की है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी जानकारी हम बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी शिक्षा प्रणाली के द्वारा। युवा इस क्षेत्र में आना चाहे, खुद ड्रोन बनाना चाहे, लाइसेंस लेकर कॉमर्शियल काम करना चाहे, स्प्रे करने के लिए कई तरह की चीज़ें इसके उपयोग होती है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमारे बहुत सारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो इस तरह की प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और ड्यूरेशन भी उसकी 15 दिन से लेकर 1 साल तक की ड्यूरेशन है और वहाँ जो भी आपके नज़दीक कृषि विश्वविद्यालय है उससे आप संबंधित जानकारी ले सकते हैं और ज़्यादा अधिक जानकारी लेने के लिए आप ICAR में कृषि शिक्षा प्रभाग को भी इसमें संपर्क साध सकते हैं। भविष्य में ड्रोन के जरिए कॉमर्शियल उपयोग करना, तो उसमें और कौन कौन सी संभावनाएं हम देखेंगे? 2047 का प्रधानमंत्री का अगर सपनों का भारत देखे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि आज अगर थोड़ा सा ये कॉस्टली है ड्रोन, आने वाले समय में ये एक अफोर्डेबल इस तरह का हो जाएगा कि कोई भी इसको, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा मोबाइल, कोई भी किसान, कोई भी आदमी, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, एक मोबाइल को अफोर्ड कर सकता है, उसकी कनेक्टिविटी को अफोर्ड कर सकता है। तो आने वाले समय में ये ड्रोन के द्वारा आपका सारे काम, चाहे वो मैपिंग करनी है, चाहे आपको डिसीजन लेने हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें चली जाएगी। आपको ये देखना है कि कब इसमें कितना मॉइस्चर है, कौन सी बीमारी लगी है और क्या आपको बोना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ड्रोन जानकारी देगा। तो भविष्य में कौशल आधारित शिक्षा किस तरह की बनेगी कृषि की ड्रोन और इस तरह की तकनीक से जोड़कर? कौशल आधारित जो शिक्षा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये एक प्रयास है और इसमें हमारे कृषि विश्वविद्यालय बहुत अच्छा एक योगदान कर रहे हैं। पिछले करीब 3 साल में हम लोगों ने 400 के आसपास वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जिसमें बच्चों ने बहुत रुचि दिखाई है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक और राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के नेशनल डायरेक्टर डॉक्टर RC अग्रवाल, जिनका मानना है कि कृषि में शिक्षा, शोध और अनुसंधान को एक और जहां बढ़ावा देने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी ओर तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देकर ड्रोन के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देने की भी ज़रूरत है, ताकि किसान उसका अधिकाधिक उपयोग करें और आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बने। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ में OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में इस बार हुई मानसून की बारिश ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल जुलाई महीने में सामान्य से 71% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पिछले 100 सालों में 7वीं बार ऐसी बारिश जुलाई महीने में दर्ज की गई। इससे पहले साल 1980 में जुलाई के महीने में 477 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। वहीं इस साल जुलाई महीने में 437.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी के चलते इस बार अगस्त में भी बारिश से छुटकारा नहीं मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना जाहिर की है। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव।
सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 31 जुलाई को रिसिया, कमलागंज और शिकोहाबाद मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। फिरोजाबाद मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी देखने को मिली, जबकि अतरौली मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई फेरबदल नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में 29 जुलाई को पीली मक्का का भाव रहा 2010 रुपए। 31 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। राज्य की अतरौली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड मक्का के भाव में स्थिरता बनी हुई है। 29 और 31 जुलाई को हाइब्रिड मक्का 1700 रुपए पर बिकी, जबकि रिसिया मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 जुलाई को पीली मक्का का भाव था 1990 रुपए। 31 जुलाई को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 2010 रुपए पर हुए। शिकोहाबाद मंडी में 29 जुलाई को पीली मक्का का भाव रहा 1600 रुपए। 31 जुलाई को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर। मक्का के भाव में बढ़त का सिलसिला कमलागंज मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ 29 जुलाई को पीली मक्का का भाव था 1750 रुपए। 31 जुलाई को इसके सौदे 60 रुपए चढ़कर 1810 रुपए पर हुए। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश में कुल अनाज उत्पादन का लगभग 10% है। वही बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल के 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। और अगर अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत की बात करें तो 1,116.17 अमेरिकी मिलियन डॉलर है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 31 जुलाई को अमरेली, हिम्मतनगर और बक्सारा मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 28 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 4,700 रुपए। 31 जुलाई को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,625 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 28 और 31 जुलाई को सोयाबीन 4,950 रुपए पर बिकी, जबकि हिम्मतनगर मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 जुलाई को पीली सोयाबीन का भाव था 4,688 रुपए। 31 जुलाई को इसके सौदे 63 रुपए लुढ़ककर 4,625 रुपए पर हुए। बक्सारा मंडी में पीली सोयाबीन के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 28 जुलाई को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,715 रुपए। 31 जुलाई को इसके भाव में 520 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,195 रुपए हो गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान
कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20 लाख टन से अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। सोयाबीन की बुआई की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी आंकड़ों के मुताबिक सोयाबीन की बुआई 114,48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 111,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। राजस्थान में कपास की खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। इस समय बेर में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में बेर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। किसान गन्ने के खेत में सिंचाई कर लें। राजस्थान में ग्वार की बुआई करते रहें, वहीं किन्नों के बागों में सिंचाई करें। अभी भिंडी की देखभाल करते रहें। भिंडी की खेत में सिंचाई कर ले। राजस्थान में फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च और बैंगन की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इसी तरह धान की खेती के लिए खेत तैयार करें। गुजरात में गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। किसान धान की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहीं लोबिया की कटाई कर लें। लोबिया के खेत में सिंचाई करें। यहाँ किसान भिंडी की तुड़ाई करते रहें। गुजरात में मूंग की कटाई कर लें, साथ ही उड़द की कटाई भी करें। इसके अलावा अरहर की कटाई का समय उपयुक्त है। गुजरात में केले के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आम की तुड़ाई करें। आम के बागों में सिंचाई करते रहें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। गुजरात में टमाटर की बुआई कर लें। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में महिला सशक्तिकरण पर गांधीनगर में G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत। पीएम ने कहा, भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम।
संसद में गतिरोध के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। बैठक में एनसीपी नेता शरद पवार और कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी शामिल हुए। हरियाणा के नूह हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दिल्ली एनसीआर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा घोषित रैलियों को रोकने की मांग की गई है। हरियाणा के नूह में हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हैं। जिले में धारा 144 लागू है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। नूह में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूह हिंसा पर कहा कि अभी तक 6 लोगों की मौत की जानकारी है, जिनमें से 2 होमगार्ड और 4 आम नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने टेलीकॉम सेक्टर में हो रही प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में परवाणु के पास चंडीगढ़ शिमला NH5 पर भूस्खलन, 40 मीटर राजमार्ग बह गया। NH में भूस्खलन से लोगों को आवाजाही में समस्याओं का सामना। जुलाई 2023 के लिए सकल GST राजस्व संग्रह 1,65,105 करोड़ रुपए रहा। ऐसा 5वीं बार है जब सफल GST संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। वर्ष 2023-24 के लिए रिकॉर्ड 6 करोड़ 77 लाख से अधिक आयकर रिटर्न ITR दाखिल किए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने बताया कि सोमवार तक दाखिल किए गए ITR की कुल संख्या पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16% अधिक है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 984 श्रद्धालुओं का जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। 1 जुलाई को 62 दिवसीय वार्षिक तीर्थ यात्रा की शुरुआत के बाद से अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। दिन भर की